गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर विश्व समाज अध्ययन में भ्रंशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। भ्रंशन जो है चट्टानें टूटती हैं और उसमें दरारें आ जाती हैं तो ये भ्रंशन कहा जाता है। भ्रंशन कई प्रकार के होते हैं, वो हम आगे बताएंगे आपको। जब किसी भूखंड पर क्षैतिज शक्तियाँ, जो क्षैतिज यानी सीधी सीधी शक्तियाँ दो विपरीत दिशाओं, क्षैतिज शक्ति जो है जो दो विपरीत दिशाओं में कार्य करती हैं तो उन्हें तनाव मूलक शक्तियाँ कहा जाता है। एक मतलब एक क्षैतिज सीधी लाइन होती है इस तरह से और उसमें मतलब क्षैतिज शक्तियाँ एक साइड खिंचती है, तो बीच में क्या होता है, तनाव होता है। तनाव होता है तो स्वाभाविक है कि टूटना। भूपटल पर तनाव बढ़ने से, जब भूपटल यानी हमारी भूमि पर जब ये तनाव बढ़ता है, चट्टानें फैलती हैं। चट्टानें जो हैं वो फैलती हैं। कहा जाता है शक्ति चट्टानों की सामर्थ्य में, जो शक्ति चट्टानों की सामर्थ्य से कुछ अधिक होती है, चट्टानों से अधिक सामर्थ्य में जो शक्ति होती है तो चट्टानों जो चट्टान हैं में चटकन आ जाती है। जब शक्ति है चट्टानों से अधिक होती है तो उसमें चटकन आ जाती है। जब यह शक्ति कुछ प्रबल हो जाती है, जब ये शक्ति कुछ और ज़्यादा प्रबल हो जाती है तो चट्टानों में दरार पड़ जाती है। चटकन और दरार पड़ जाती है, यानी बहुत एक चटकन एक अलग चीज़ होती है, दरार में लाइन आ जाती है, गैपिंग हो जाती है। तनाव मूलक शक्ति के अधिक, जब तनाव मूलक जो शक्ति के अधिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रबल हो जाने की अवस्था में, जब ये शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है में चट्टान टूट भी जाती है। दरार के सहारे भी स्थापित हो जाती है, जिसे भ्रंश कहा जाता है। भ्रंश क्या है, चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये रही हमारी क्षैतिज शक्ति, ये तनाव एक साइड तनाव हो रहा है, इस साइड तनाव हो रहा है। जब तनाव होता है तो ये चटकन आ गई। जब ये शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है भूपटल पर तो इसमें दरार भी आ जाती है। ठीक है, तो इसे हमारे भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं। भ्रंशन बात करते हैं इसे सामान्य भ्रंशन, इसे कहते हैं भ्रंश की उत्पत्ति। तो भ्रंश की उत्पत्ति इस प्रकार होती है। आप कहते हैं भ्रंश के प्रकार, भ्रंशन के प्रकार कितने हैं, तो भ्रंशन के प्रकार हमारे टोटल 5 हैं। उसमें पहला आता है सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश में क्या होता है, ये तनाव बड़ा दोनों क्षैतिज जो रेखा है इस पर जो ये है इस पर तनाव बढ़ा तो ये दरार हो गई, दरार ये तिरछी आई तो इसमें ये उथल पुथल भी हुई, कोई नीचे कोई ऊपर चला गया। अब कहते हैं व्युत्क्रम भ्रंश। व्युत्क्रम भ्रंश में ये देखिए ये चटकन टूट गया, यहाँ पे घात हुआ, इससे ये दरार आई और ये ऊपर नीचे उथल पुथल हो गई। अब इसे कहते हैं समानांतर भ्रंश। समानांतर भ्रंश में क्या होता है, जब क्षैतिज पर दरार आती है तो कुछ जो भाग है वो ऊपर ही निकल जाता है, कुछ नीचे धंस जाता है। इसे कैसे भूकंप में होता है कि कुछ चीज़ें नीचे चली जाती है कुछ ऊपर, तो वही स्थिति यहाँ बन जाती है। अब बात करते हैं सीढ़ीदार घाटी। तो भ्रंशन में सीढ़ीदार घाटी भी बन जाती है कि एक जो रहता है वो नीचे धंसती चली जाती है और कुछ ऊपर रहती है, तो सीढ़ी बन जाती है इस तरह से, तो इसको हम सीढ़ीदार घाटी भी कहते हैं। अब बात करते हैं नमन भ्रंश। नमन भ्रंश ये इस साइड तनाव हो रहा है, इस साइड तनाव, तो ये इस तरह से नमन भ्रंश होता है। अब सामान्य भ्रंश को हम इस तरह समझते हैं। दरार के दोनों, सामान्य भ्रंश है, दरार के दोनों ओर के छोर एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में खिसकते हैं। जैसे कि हम बताया इधर खिसकता है, इधर खिसकता है। अब कहते हैं व्युत्क्रम भ्रंश। जब किसी सेल में दरार पड़ने पर खिंचाव, जब किसी सेल में दरार पड़ जाए तो खिंचाव के कारण भ्रंश के दोनों छोर, जो भ्रंश के दोनों छोर हैं, एक दूसरे के सामने खिसकते हैं, एक दूसरे के सामने खिसकते हैं तथा चट्टान का एक भाग दूसरे भाग पर चढ़ जाता है। अब कहते हैं समानांतर भ्रंश। इस भ्रंश का निर्माण पर्वत श्रेणियों, जो समानांतर भ्रंश है, पर्वत श्रेणियाँ जो पर्वत होते हैं वहाँ पर होता है कि रचना के समय होता है।
जब जब किसी पर्वत की निर्माण होता है तो इस तरह से होता है कि कोई ऊंचा हो गया और इस साइड में नीचे हो गया। समय होता है जब किसी शैल पर, किसी पत्थर पर संपीड़न का तीव्र प्रभाव, संपीड़न दबाव का तीव्र प्रभाव पड़ता है तो वह एक पर्वत श्रेणी के रूप में ऊपर की ओर ऊंची उठ जाती, जैसे कि मैंने चित्र में बताया था, ऊपर उठ जाता है। इस ऊंची उठी श्रेणी में जो ऊंचा उठा हुआ भाग होता है उसमें अनुदैर्ध्य समानांतर भ्रंशों का, अनुदैर्ध्य समांतर जो भ्रंश हैं उनका निर्माण होता है। अब कहते हैं सोपानी इसकी दरार, हमने दरार वाला बताया था, जैसे सीढ़ीदार भ्रंश सोपानी भ्रंश भी कहते हैं। जब किसी शैल के भ्रंश पतली पट्टियों के रूप में, पतली पट्टियों के रूप में सीढ़ी सदृश यानी सीढ़ी जैसे बन जाते हैं, यह भ्रंश एक ही ओर के शैल खंडों के नीचे धंस जाने के कारण उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं नमन भ्रंश। जब शैलों का खिसकाव, जो शैल का खिसकाव है, तनाव के कारण न्यून कोण, तनाव के कारण क्या बनाता है, न्यून कोण बना लेता है। न्यून कोण की दिशा के समानांतर होता है। जब न्यून कोण समानांतर होता है तो ये हमारा नमन भ्रंश होता है। ये इससे हुई, तो हमारे भ्रंशों की बात हुई। कितने भ्रंश होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। अब कहते हैं वायुमंडल की बनावट। वायुमंडल क्या है हमारे, अभी हमने स्थलमंडल की बात जानी, हम जानेंगे वायुमंडल, इसमें कि हम सांस लेते हैं, बहुत सारी गैसेस रहती हैं। तो वायुमंडल, सबसे पहले गैस की बात करेंगे। गैस, वायुमंडल अनेक गैसों का सम्मिश्रण है। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें विद्यमान रहती हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन व ओजोन गैसें पाई जाती हैं। इतनी गैसें पाई जाती हैं इसमें वायुमंडल में। इनमें नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस है, और ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में होती है। ये 2 मुख्य गैसें 99% रहती हैं और अन्य 1% में अन्य गैसें रहती हैं, गैसें आती हैं। अब कहते हैं जल वाष्प। वायुमंडल में जल वाष्प भी होता है, जैसे कि वायु में मिली भाप की मात्रा सदा बदलती रहती है। इसका प्रभाव मौसम पर पड़ता है। मौसम की सही जानकारी के लिए वायु में मिली हुई भाप की मात्रा का जानना आवश्यक होता है। बगैर भाप की मात्रा को जाने हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। बादल, वर्षा, ओस, तुषार का जन्म इसी वाष्प के कारण होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं धूल कण। हमारे वायुमंडल में धूल कण भी होते हैं, गैसेज हैं, जल वाष्प है और धूल कण वायुमंडल की निचली परत में पाए जाते हैं। ये वायुमंडल की निचली परत में पाए जाते हैं। जब धूल कणों की मात्रा वायु में अधिक होती है, जब धूल कणों की मात्रा वायु में अधिक होती है तो आकाश धुंधला और भूरा होता है। जब ज़्यादा होती है तो धुंधला भूरा दिखता है। धूल कणों की मात्रा आकाश में जब कम हो जाती है तो ये हमें कैसा दिखता है, तब नीला दिखता है, एकदम से अच्छा सुंदर दिखता है। वायुमंडल में धूल कणों का अभाव हो तो ऐसा होता है, आकाश काला दिखेगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो हमें लालिमा दिखती है, एकदम लाल लाल से सूरज दिखता है, वो भी ये धूल कण के कारण ही, लालिमा जो है धूल कण के कारण ही होती है। वर्षा, बादल, हिम, कोहरा इसी पर आधारित होते हैं। किस पर? धूल कण के आधार पर। धूम कोहरा क्या होता है? धूम कोहरा हमारे उद्योग जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ धूम कोहरा होता है, धुआं वगैरह से भी इसी कारण होता है, जो औद्योगिक नगरों में फैलता है, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है धूम कोहरा। थैंक यू।